कैसे हो बच्चों? चलिए आज एक टॉपिक उठाते हैं पॉलिटी का, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। ठीक है, चलिए हेडिंग डाल लीजिए, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। ठीक है, जिसको कि हम हिंदी में क्या कहते हैं? भारत का महान्यायवादी। भारत का महान्यायवादी। ठीक है, तो चलिए फिर इसके सबसे स्टार्ट करते हैं। अटॉर्नी, सबसे पहली बात तो अटॉर्नी का मतलब क्या होता है? देखिए, अटॉर्नी का मतलब होता है कानूनी शक्ति। कानूनी शक्ति। तो इंडिया में क्या है कि जो सरकार आपकी सत्ता में है इस वक्त, ठीक है, उसको कोई भी बिल लाना है, ठीक है, या किसी भी राज्य का विभाजन करना है, जैसे कि इसके बहुत अच्छे एग्जांपल हैं आपके किसान बिल आया अभी, ठीक है, एनआरसी आया, सीए आया। तो इस पे कानूनी सलाह कौन देगा? क्योंकि सरकार के लिए ऐसा प्रावधान तो है नहीं कि जो सरकार चुनी जाएगी कि भाई वो मैट्रिक पास होनी चाहिए या फिर ग्रेजुएशन होनी चाहिए। ठीक है, तो इन सरकारों को, ठीक है, दिमाग कौन देता है पीछे से? इनको कौन समझाता है कि संविधान के हिसाब से ये चीज़ सही है, आप ये रूल सही ला रहे हैं ताकि आगे आपको दिक्कत ना हो। तो ये अगर हम सीधी भाषा में कहें तो सरकार का वकील होता है। तो अब इसकी जो चर्चा है अटॉर्नी जनरल की, वो हमारे भाग 5 में की गई है, संविधान के भाग 5 में की गई है। और भाग 5 में भी किस में की गई है? इसका अगर आर्टिकल हम देखें तो आर्टिकल नंबर आता है इसका 76। ठीक, तो 76 नंबर के आर्टिकल के अंडर पार्ट नंबर 5 में अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया का उल्लेख है भारतीय संविधान में। इसका मतलब क्या है कि ये एक तुम्हारा संवैधानिक पद है। शॉर्ट में लिखते हैं इसको, ठीक है, शॉर्ट में एजीआई यूज़ करेंगे इसके लिए। AGI यानी कि अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया हमने बताया पार्ट 5 में, पार्ट 5 के आर्टिकल नंबर किस में उल्लेख है इसका? 76 में उल्लेख है। ठीक है, अब इनकी क्या क्या करैक्टरिस्टिक हैं, मतलब कि ये तुम्हारा इनका कार्यकाल कितने साल का है, ठीक है, और इनकी सैलरी क्या है, कहाँ कहाँ जाके सरकार का पक्ष रख सकते हैं। क्योंकि कई बार क्या है कि सरकार में और भारत की जनता में विरोधाभास हो जाता है। ठीक है, जैसा कि अभी हुआ, एनआरसी में हुआ, सीए में हुआ, किसान बिल में हुआ, और भी पहले कई सारे बिल आए जिसमें कि भारत की जनता ने विरोध किया। ठीक है, फिर क्या हुआ कि भारत की जनता ने सुप्रीम कोर्ट में मुकदमा दायर किया कि भाई भारत सरकार ने गलत किया है। उसके बाद में फिर सरकार को अपना पक्ष रखना पड़ा। तो पक्ष रखने के लिए ऐसा नहीं कि भारत के प्रधानमंत्री वहाँ पे जाके वकालत कर रहे हैं। तो भारत का पक्ष रखने के लिए संविधान में ये प्रावधान है कि भारत सरकार को एक वकील मुहैया कराया जाएगा, जो कि संविधान के दायरे में रहकर उसके जो भी मांगे हैं या फिर कोई भी जो उसका बिल जो आने वाला है उसको माननीय उच्चतम न्यायालय के सामने उसको रखे, उसको समझाए, गलत नहीं है, ये चीज़ सही है। ठीक है, तो AGI तुम्हारा सिंपल क्या हो गया? भारत सरकार का वकील। पार्ट 5 में आर्टिकल नंबर 76। ये इसकी करैक्टरिस्टिक अगर हम देखें तो पहली करैक्टरिस्टिक क्या है कि ये पूर्णकालिक नहीं होती। ये पूर्णकालिक नहीं होते। पूर्णकालिक नहीं होते का मतलब क्या है? पूर्ण काल, इनका कोई कार्यकाल फिक्स नहीं, ना तो भारत के संविधान में फिक्स किया गया है। ठीक है, तो ऐसा प्रावधान है नहीं, तो ये पूर्णकालिक नहीं होते। और प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति इनको कभी भी इनके पद से हटा सकते हैं, तो इसलिए पूर्णकालिक नहीं होते। सेकंड पॉइंट क्या है इसके बारे में? सेकंड पॉइंट है कि राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत होते हैं। राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत। ठीक है,
स्पेलिंग वगैरह में, ठीक है ना, मात्रा में देख लेना भाई, गलती हो सकती है। तो राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत, देखो प्रसाद पर्यंत कोई भी व्यक्ति कैसे होता है। प्रसाद पर्यंत का मतलब है कि राष्ट्रपति जब चाहे उन्हें उनके पद से हटा सकता है, ठीक है। तो ये राष्ट्रपति के जब तक राष्ट्रपति चाहेगा तब तक ही अपने पद पर बने रहेंगे, ठीक है। प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति इनको इनके पद से हटा सकते हैं, ठीक। तो तीसरा पॉइंट हमारा क्या है कि इनको वेतन नहीं मिलेगा। इनको क्या मिलेगा? इनको सारे भत्ते दिए जाएंगे। भत्ते यानी कि अलाउंसेस। अब कौन कौन से अलाउंसेस इनको दिए जाएंगे? इनको गाड़ी दी जाएगी, ठीक है, इनको बंगला दिया जाएगा, इनको सिक्योरिटी दी जाएगी, ठीक, इनको पर हियरिंग का पैसा दिया जाएगा, ठीक, लेकिन इनको कोई वेतन नहीं दिया जाएगा। तो इसका भी भारत के संविधान में कोई प्रावधान नहीं है कि तुम्हारे भारत का महान्यायवादी जो होगा, ठीक है, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया को हिंदी में कहते हैं भारत का महान्यायवादी। पॉइंट नंबर 4 कि ये भारत सरकार का प्रथम विधि अधिकारी होता है। प्रथम विधि अधिकारी, शॉर्ट में लिखेंगे, ठीक है, विधि अधिकारी। प्रथम विधि अधिकारी यानी कि फर्स्ट लॉ ऑफिसर ऑफ इंडिया होगा। इज द फर्स्ट लॉ ऑफिसर, फर्स्ट लॉ ऑफिसर ऑफ इंडिया, ठीक है। कि सरकार के ऊपर कोई भी मुकदमा करते, सरकार के ऊपर कोई भी मुकदमा कर दे तो ये सरकार का पक्ष रखेंगे। कहाँ रखेंगे पक्ष? उच्चतम न्यायालय में रखेंगे या हाई कोर्ट में रखेंगे या डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में रखेंगे। वो हम जब देखेंगे, जब इनका जो दायरा है वकालत का वो कौन कौन सा है उसमें देखेंगे, ठीक है। तो अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया इनकी भारत का महान्यायवादी, ठीक है। भाग 5 में आर्टिकल नंबर 76 में इसकी चर्चा की गई है। पूर्णकालिक नहीं होते हैं ये, ठीक है। इनका कार्यकाल कोई फिक्स नहीं है, कभी भी इनको हटाया जा सकता है क्योंकि राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत काम करते हैं, ठीक है। प्रधानमंत्री की सलाह पे इनको हटाया जा सकता है। अच्छा, क्यों हटाया जा सकता है? क्योंकि प्रधानमंत्री की सलाह पर ही इनकी नियुक्ति होती है। प्रधानमंत्री की सलाह पर ही इनकी नियुक्ति होती है। तो जब उनकी नियुक्ति प्रधानमंत्री की सलाह पे होती है तो सीधी सी बात है, उनको हटा भी वो ही सकते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ एक कि इनका निर्वाचन हुआ, इलेक्शन हुआ या फिर इनका अपॉइंटमेंट हुआ। सीधी सी बात है कि इनका अपॉइंटमेंट हुआ, निर्वाचन तो नहीं हुआ इनका। निर्वाचन में क्या है कि भारत की जनता वोट डालेगी या राज्यसभा या लोकसभा या जो भी विधानमंडल है, विधान परिषद है, वो वोटिंग करेंगे। लेकिन नहीं, ये अपनी टोटल काबिलियत के दम पे आते हैं, ठीक है। तो अभी हमारे ये पॉइंट हो गए, चलिए इनको रफ करते हैं। तो जो आपका अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया है, ठीक है, क्या होना चाहिए? इसकी योग्यता क्या है? इसकी जो योग्यता है वो होनी चाहिए सुप्रीम कोर्ट के जज के बराबर। सुप्रीम कोर्ट के जज के बराबर यानी कि जो व्यक्ति सुप्रीम कोर्ट का जज बनने लायक है वो अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया भी बनने के लायक है। अब सुप्रीम कोर्ट के जज बनने के लिए क्या चाहिए भाई? सीधी सी बात है, हाई कोर्ट में या तो 5 साल वह व्यक्ति जज रहा हो या फिर 10 साल उसने क्या की हो, वकालत की हो, ठीक है। ऐसा व्यक्ति तुम्हारा क्या है, सुप्रीम कोर्ट का जज बन सकता है और ऐसा व्यक्ति ही तुम्हारा AGI बन सकता है। अच्छा, सुप्रीम कोर्ट का जज नहीं होता, मतलब जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फुलफिल करता हो इसकी, या तो हाई कोर्ट में 5 साल जज रहा हो या 10 साल उसने वकालत की हो। अच्छा, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया इतना बड़ा व्यक्ति है कि भाई भारत सरकार के सारे मामलों को जब ये देख रहा है तो अकेला आदमी कैसे संभालेगा सारी चीज़। तो इसको असिस्ट करने के लिए सॉलिसिटर जनरल होता है, ठीक है। सॉलिसिटर जनरल को असिस्ट करने के लिए फिर आपका होता है एडिशनल सॉलिसिटर जनरल, ठीक है। ये एक होता था, ये 4 होते थे पहले, इनकी वेरिएशन होता रहता है। अच्छा, सॉलिसिटर जनरल बनने के लिए तुम्हारा क्या होना चाहिए कि वो हाई कोर्ट का जज बन सकता हो।
हाई कोर्ट का जज बन सकता हो। ठीक है भाई, पता नहीं ये सही है नहीं सही है, हाई कोर्ट का जज बन सकता हो। अब हाई कोर्ट का जज बनने के लिए फिर क्या है, फिर वही डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में 10 साल, तो उसमें नहीं जाएंगे, वो अलग टॉपिक हो जाएगा। यानी कि जो व्यक्ति हाई कोर्ट के जज के बराबर योग्यता रखता हो वो सॉलिसिटर जनरल बन सकता है। अब एडिशनल सॉलिसिटर जनरल यानी कि जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का जज बन सकता है, जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का जज बन सकता है। अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, ठीक है, जो योग्यता रखता हो सुप्रीम कोर्ट के जज के बराबर, सुप्रीम कोर्ट के जज के बराबर, ना कि सुप्रीम कोर्ट का जज। ठीक है, इसमें कन्फ्यूजन हो जाता है बच्चों को, तो इसलिए समझ लीजिए। तो एजीआई को असिस्ट करने के लिए सॉलिसिटर जनरल, इसकी काबिलियत हाई कोर्ट के जज के बराबर होनी चाहिए। एडिशनल सॉलिसिटर जनरल, इसकी काबिलियत डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के जज के बराबर होनी चाहिए। अच्छा, अब हम देखते हैं कि इसका अधिकार क्षेत्र कहाँ कहाँ है अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया का। तो इसका अधिकार क्षेत्र सुप्रीम कोर्ट में भी जा सकता है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में भी जा सकता है, और तुम्हारा किस में हाई कोर्ट में जा सकता है और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जा सकता है, यानी कि तीनों के तीनों में जा सकता है। ठीक है, सीधी सी बात है भाई। ठीक है, आप अगर मान लीजिए आप ग्रेजुएट हैं और आपको कोई कहे कि आप एक छोटे बच्चे को, नर्सरी वाले बच्चे को ABCD पढ़ाई, तो आप सीधी से पढ़ा सकते हैं, और आपसे कहे कि एक 10th क्लास के बच्चे को पढ़ाई तो आप उसको भी पढ़ा सकते हैं, बशर्ते आपने पढ़ाई थोड़ी ठीक ठाक करी हो। ठीक, तो इसका जो अधिकार क्षेत्र होगा, यानी कि ये सरकार का पक्ष कौन कौन से तुम्हारा कोर्ट में रख सकता है, सुप्रीम कोर्ट में रख सकता है, हाई कोर्ट में रख सकता है और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में रख सकता है। ठीक है, यहीं पे तुम्हारा जो सॉलिसिटर जनरल है, इसका जो अधिकार क्षेत्र है वो हाई कोर्ट और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट तक सीमित रह जाता है। ठीक है, और ऐसी तुम्हारा एडिशनल सॉलिसिटर जनरल, इसका जो अधिकार क्षेत्र होगा वो केवल डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ही होगा। ठीक है, चलिए, या एक पॉइंट और आता है इसमें, वो पॉइंट क्या है, यहाँ पे मैं इसको रफ करूँगा। एक पॉइंट तो तुम्हारा ये हो गया। दूसरा पॉइंट है यानी कि राष्ट्रपति के मतानुसार वह न्यायिक मामलों का योग्य व्यक्ति हो। ठीक है, ऐसे व्यक्ति को भी अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया बनाया जा सकता है, या आपका क्या है, सुप्रीम कोर्ट के जज के बराबर वो योग्यता रखता। ठीक है, इसको रफ करते हैं। जो AGI है, ठीक है, ये संसद के किसी भी सदन में, यानी कि या तो राज्यसभा में या लोकसभा में, किसी में भी, दोनों सदनों में बोल सकता है, उसकी बैठकों में बैठ सकता है, या फिर संयुक्त बैठक में भी बैठ सकता है। ठीक है, यानी कि वो लोकसभा में भी बैठेगा, वो राज्यसभा में भी बैठेगा, और वो किस में भी बैठेगा, इनकी जॉइंट सिटिंग में। ठीक, अच्छा क्यों बैठेगा बताइए भाई। यहाँ पे क्या है, कानून बनते हैं, यहाँ पक्ष भी होता है विपक्ष भी होता है, इनकी सत्ता वाली सरकार होती है और विपक्ष वाली सरकार होती है। तो सीधी सी बात है, विपक्ष वाली सरकार क्या करेगी, विरोध करेगी जो भी वो कानून लेके आई है। तो अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया जो है वहाँ पे सरकार का पक्ष रखेगा, बिल्कुल एकदम चिल्लाएगा अच्छे तरीके से। ठीक है, सारी बातें करेगा वहाँ पे। ठीक है, सरकार का पक्ष रखेगा। ठीक है, दोनों सिटिंग में बैठेगा, बोलेगा, लेकिन क्या नहीं करेगा, वो वोट नहीं देगा, नो वोट, वो वोट नहीं दे सकता। ठीक है, अच्छा ये जो बात है, ये इसकी जो चर्चा है वो आर्टिकल नंबर 88 में है। आर्टिकल नंबर 88 में, आर्टिकल 88 ये कहता है कि अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया कैन पार्टिसिपेट इन लोकसभा, राज्यसभा एंड इन द जॉइंट सिटिंग ऑफ बोथ हाउसेस, बट ही हैज़ नो राइट टू वोट। वोट नहीं डाल सकता। अच्छा, वोट क्यों नहीं डाल सकता, ये कोई बता सकता क्यों नहीं डालता? हमने एक पॉइंट बताया था स्टार्टिंग में, क्या वो इलेक्ट होके आते हैं, फिर उनका अपॉइंटमेंट होता है। सीधी सी बात है कि उनका अपॉइंटमेंट होता है, दे आर अपॉइंटेड। ठीक है, उनकी क्या होती है, नियुक्ति होती है उनकी। जब उनकी नियुक्ति होगी, उनको जब चुना ही नहीं गया है, ठीक है, ना तो भारत की जनता ने चुना है, ना राज्यसभा के किसी भी लोगों ने वोटिंग की है उसके लिए, तो सीधी सी बात है उसे वोट का अधिकार नहीं मिलेगा। ठीक है, यानी कि जब भी वोटिंग होगी तो फिर वो क्या चुपचाप बैठ जाएगा अपना, सिंपल। ठीक है।
वोटिंग नहीं करेगा। और इसकी जो चर्चा है वो आर्टिकल नंबर 88 में की गई है। तो हमने अभी तक क्या क्या पॉइंट पढ़े बताइए। अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, पहली बात तो क्या है, एक कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट है, ठीक है, यानी कि एक संवैधानिक पद है, ठीक। और इसकी जो चर्चा है वो आर्टिकल नंबर 76 में की गई है। भारत के संविधान में लिखा गया आर्टिकल नंबर 76 में कि भारत का एक महान्यायवादी होगा, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया होगा। दूसरा क्या है कि ये पूर्णकालिक नहीं होते। पूर्णकालिक का मतलब है इनकी कार्यकाल इनका फिक्स नहीं होता, ये राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत काम करते हैं, इनकी राष्ट्रपति जब चाहे प्रधानमंत्री की सलाह पे इनके पद से निरस्त कर सकता है, ठीक है। अच्छा, पॉइंट नंबर, फिर अगला पॉइंट क्या था कि इनको वेतन के अलावा सारे भत्ते दिए जाते हैं, ठीक है। वेतन नहीं दिया जाएगा, इनको भत्ते मिलेंगे, इनकी जो भी इनको अलाउंसेंस है, ठीक है, बंगला, गाड़ी, ठीक है, सिक्योरिटी, और जो भी तुम्हारा हियरिंग का चार्ज है, पर हियरिंग का चार्ज, वो सारी चीज़ें मिलेंगी इनको। और ये भारत सरकार के प्रथम विधि अधिकारी होते हैं। ही इज़ द फर्स्ट लॉ ऑफिसर ऑफ इंडिया, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे क्या है, ही इज़ द फर्स्ट लॉ ऑफिसर ऑफ इंडिया, और इसको असिस्ट करने के लिए यानी कि सॉलिसिटर जनरल सबऑर्डिनेट टू AGI, इसको असिस्ट करता है सॉलिसिटर जनरल। तो इसको हम सेकंड हाईएस्ट क्या कह सकते हैं, सेकंड हाईएस्ट लॉ ऑफिसर। सॉलिसिटर जनरल क्या होता है आपका, वो आता है सेकंड हाईएस्ट लॉ ऑफिसर, ठीक है। अच्छा, इनको वोटिंग का अधिकार हमने बताया था, दोनों हाउसेस में बैठ सकते हैं, बोल सकते हैं, सरकार का पक्ष रख सकते हैं, लेकिन ये वोटिंग नहीं कर सकते। वोटिंग इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि दे आर अपॉइंटेड नॉट इलेक्टेड। ड्यूटीज़ क्या कह रहेंगी इनकी, लीगल ड्यूटीज़, यानी कि जो भी राष्ट्रपति उन्हें लीगल मामलों से जुड़े काम देगा, ठीक है, इनकी लीगल ड्यूटीज़ देगा उनको, उनका ये निर्वहन करेंगे, ठीक है। और क्या करेंगे, लीगल एडवाइस देंगे, ठीक है, लीगल एडवाइस देंगे। भारत के सीमा क्षेत्र में सारे कोर्ट में जितने भी तुम्हारी अदालतें हैं उनमें इनको सुनवाई का अधिकार है, ठीक है। यानी कि AGI को, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया का, सुप्रीम कोर्ट में भी जा सकता है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में भी जा सकता है, ठीक है, और तुम्हारा हाई कोर्ट में भी जा सकता है। वहीं पे सॉलिसिटर जनरल का जो अधिकार क्षेत्र है वो 2 तक सीमित रह जाता है, हाई कोर्ट और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, और एडिशनल सॉलिसिटर जनरल जो केवल डिस्ट्रिक्ट कोर्ट तक सीमित होकर रह जाते हैं। फैक्चुअल डाटा देख लेते हैं। जो AGI है, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया है, ठीक है, अभी के जो हैं, जो तुम्हारे करंट में हैं, करंट का मतलब 30/9/22 यानी आज ही जो आपके के वेणुगोपाल हैं, के वेणुगोपाल, जो के वेणुगोपाल हैं उनका टेंचर आज ही फिक्स है, ठीक है। ये 2017 में इलेक्ट हुए थे, 2017 तक, फिर इनका 20 तक हुआ, ठीक है, 20 के बाद में फिर इनका टेंचर बढ़ा के तुम्हारा 2022 तक कर दिया, और 22 में भी कब तक, 30/9/22 तक, ठीक है। करंट में है ये 15वें नंबर के हैं, ठीक है। और इनसे जो पहले रहे थे वो रहे थे मुकुल रोहतगी, ये 14वें नंबर के रहे थे। पहले कौन रहे थे, MC सीतलवाड़ इज़ द फर्स्ट अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, ठीक है। और वहीं अगर हम बात करें सॉलिसिटर जनरल की, तो जो अभी करंट में है आपके तुषार मेहता। कौन है, तुषार मेहता। इनसे पहले कौन थे, रंजीत कुमार। ये 23वें नंबर के हैं, ये 22वें नंबर के हैं। और पहले नंबर के कौन बताएगा, CK दफ्तारी इज द फर्स्ट सॉलिसिटर जनरल ऑफ द इंडिया, ठीक है। और अटॉर्नी जनरल करंट में के वेणुगोपाल 15वें नंबर के हैं, ठीक है। 17 से 20 तक था इनका पहले टेंचर, फिर 20 में फिर बढ़ा के 22 कर दिया गया। मुकुल रोहतगी 14वें के थे। अच्छा, एक और इंटरेस्टिंग बात कि इनका नाम फिर चल रहा है,
ठीक है। ये इनको ही जो है देखो आज क्या होता है, द्वारा इनको बनाया जाता है, इनका टेंचर और आगे बढ़ा दिया जाता है के वेणुगोपाल का, ठीक है। वापस से जो सेंट्रल गवर्नमेंट है मुकुल रोहतगी को लाना चाह रही है, ठीक है। तो ये आपका फैक्चुअल डाटा हो गया इसके बारे में। इसके बाद एक हमने इसमें बात बताई कि इनको वेतन नहीं दिया जाता। देखिए पॉलिटी क्या है कि बहुत लिंक करके कंसेप्चुअल है, ठीक है। मतलब कि इसमें ऐसा नहीं है कि रटने वाली चीज़ें हैं, इसमें चीज़ें लिंक करके हैं, हर एक चीज़ का कारण है, ठीक है। और हिस्ट्री की तरह नहीं है कि हिस्ट्री में तुम्हारा क्या है कि फैक्चुअल डाटा है, कहानियाँ, संग्रह है, लेकिन ये नहीं है कि पॉलिटी बहुत अच्छी हो गई, ठीक है। हर एक चीज़ की एक अलग खूबसूरती होती है, ठीक है, उसमें अलग चीज़ें होती हैं। तो इसको वेतन क्यों नहीं मिलेगा? इसको वेतन इसलिए नहीं मिलेगा क्योंकि ये किसी आदमी का निजी मुकदमा भी लड़ सकता है, ठीक है। मान लो कोई व्यक्ति कहता है कि मोदी जी ने कहा था कि हमें 15-15 लाख मिलेंगे, हमारे अकाउंट में तो आए नहीं, ठीक है। तो हम तो मोदी जी मुकदमा करेंगे, भारत के प्रधानमंत्री होकर झूठ बोलते हैं। तो अब हम जाएंगे उनके पास में, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया में, तो क्या वो हमारा केस लड़ेंगे? क्योंकि वो किसी आदमी का निजी मुकदमा भी लड़ सकते हैं। लड़ेंगे? नहीं लड़ेंगे। क्यों? क्योंकि हम किसके खिलाफ खेल लड़ना चाह रहे हैं? जो गवर्नमेंट सत्ता में है, ठीक है। तो उसके खिलाफ ये कभी भी मुकदमा नहीं लड़ सकते। ये किसी निजी आदमी का मुकदमा लड़ सकते हैं, ठीक है ना, तो उससे इनको मनाही नहीं है, तो इसलिए इनको वेतन नहीं दिया जाता। बाकी ऐसा प्रावधान नहीं है संविधान में कि इनको वेतन दिया जाए, नहीं दिया जाए, कितना दिया जाए। फिर भी जो है, ठीक है, राष्ट्रपति चाहे तो इनको दे सकते हैं, और राष्ट्रपति देगा तो आप समझ सकते हैं कि कितना देगा इनको, ठीक है। बाकी तो इनके अलाउंसेस इतने होते हैं। यानी कि ये क्या कर सकते हैं, आपकी निजी प्रैक्टिस कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, ये किसी भी कंपनी में, ठीक है, किसी भी कंपनी है कोई, या फिर कोई भी प्राइवेट फर्म है, तो उसमें निदेशक या डायरेक्टर का पद ये ग्रहण नहीं कर सकते, ठीक है। दे आर प्रोहिबिटेड टू टेक अपॉइंटमेंट एज ए डायरेक्टर ऑफ एनी कंपनी, ठीक है। किसी भी कंपनी में डायरेक्टर का पद नहीं ले सकते, और निजी प्रैक्टिस करने से इनको रोका नहीं जा सकता, ठीक है। निजी किसी भी आदमी का मुकदमा ये लड़ सकते हैं, ठीक है, सरकार के अलावा। लेकिन ऐसा नहीं है कि सरकार के विरुद्ध ही मुकदमा लड़ेंगे, सरकार का ही आदमी होता है, ठीक है। और देखो जब भी सरकार चेंज होती है तो परंपरा यही रही है कि ये अपने पद से इस्तीफ़ा दे देते हैं। क्यों? क्योंकि इनकी सिफारिश, प्रधानमंत्री की सिफारिश से ही इनकी नियुक्ति होती है। तो सीधी सी बात है कि भाई जब उनकी सिफारिशों से आपकी नियुक्ति होती है तो आपका कर्तव्य बनता है कि जब गवर्नमेंट जब चेंज हो, ठीक है, तो इनको भी अपने पद से हट जाना चाहिए। या फिर देखो कई कॉन्ट्राडिक्टरी चीज़ें हो सकती हैं। कॉन्ट्राडिक्टरी चीज़ें कैसे हो सकती हैं? मान लो अगली गवर्नमेंट आई और इन्होंने इस्तीफ़ा नहीं दिया और वो पुराने बिल को तोड़ना चाहें, मरोड़ना चाहें, तो देखो इस तरीके से विरोधाभास पैदा हो सकता है। क्योंकि फिर आगे मान लो वही गवर्नमेंट आए, ठीक है, उनका पत्ता कट जाए, तो बहुत सारी बातें हैं, ठीक है। और एसजी और एडिशनल सॉलिसिटर जनरल, क्या इनका पद संवैधानिक है? ये बात बताइए। आर द पोस्ट ऑफ सॉलिसिटर जनरल एंड एडिशनल सॉलिसिटर जनरल आर कॉन्स्टिट्यूशनल और स्टैट्यूटरी? ये पोस्ट केवल और केवल वैधानिक हैं। वैधानिक का मतलब है कि स्टैट्यूटरी पोस्ट हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल में इसका जिक्र नहीं है। ये बनानी पड़ी भारत सरकार को। क्यों बनानी पड़ी? क्योंकि अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया केवल एक आदमी भाई इतने सारे मतलब चीज़ें नहीं देख सकता, ठीक है। मान लीजिए उसे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में हाजिरी लगानी है या हाई कोर्ट में लगानी है, 2-2, 3-3 चीज़ों पे मान लीजिए धरना प्रदर्शन चल रहा है देश में, ठीक है, तो उसको असिस्ट करने के लिए कोई ना कोई तो चाहिए। तो ये पोस्ट जो है कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट नहीं है। और इससे एक जुड़ा हुआ आर्टिकल और बताया था हमने अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया से, आर्टिकल नंबर 88। चलिए अब इसकी सीमाओं की बात करते हैं। इसकी सीमाएँ क्या क्या हैं, ठीक है। ये अगर आप उठाएंगे क्या लक्ष्मीकांत, तो उसमें मिल जाएंगी आपको, ठीक है।
इसको पूरा कवर कर लेंगे, बहुत छोटा सा टॉपिक है, सारे के सारे क्वेश्चंस कवर हो जाएंगे। चाहे आप कोई स्टेट एग्ज़ाम ले लो, एसएससी ले लो, ठीक है, या फिर आप कोई भी 10th हाई स्कूल बेस्ड एग्जामिनेशन ले लो, क्योंकि हाई स्कूल बेस्ड में भी आर्टिकल तो पूछ ही लेगा कि भाई अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया का आर्टिकल तो बताओ कौन सा होता है, या फिर तुम्हारा कोई भी 12th है, ग्रेजुएशन है, ठीक है, तो पूरा का पूरा कवर कर लेंगे, कुछ नहीं छूटेगा इसमें, ठीक है। तो इसकी सीमाएं हम सीमाओं पे बात करते हैं, ठीक है। सीमाएं क्या क्या हैं? भारत सरकार के खिलाफ कोई सलाह या विश्लेषण नहीं कर सकता। भारत सरकार के खिलाफ कोई भी सलाह या विश्लेषण नहीं कर सकता। इसका मतलब ये हुआ कि जिसकी एनआरसी आया था, तो जो हमारे अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया हैं के वेणुगोपाल, उन्होंने मीडिया में आके, ठीक है, या फिर व्यक्तिगत तौर पे आके इन्होंने अपना ऐसा नज़रिया नहीं पेश किया कि भाई मेरा इस तरीके से नज़रिया है, ये सही है ये चीज़, या ये फिर चीज़ गलत है, ठीक है। क्योंकि भाई सरकार के वकील हैं, वो केवल सरकार के बारे में ही बोलेंगे, और कई बार तो इतिहास गवाह रहा है कि इतना ज़्यादा बोल जाते हैं कि बस हद से पूछो मत। जिसकी अगर हम एग्जांपल लें, इंदिरा गांधी के टाइम में जो अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया थे, उन्होंने यहाँ तक कह दिया था, राइट टू लाइफ, यानी कि जीवन का जो अधिकार है वो इमरजेंसी के दौरान ख़त्म किया जा सकता है। और जो मायावती का केस था, ठीक है, आपको पता ही होगा किसके इसकी चर्चा कर रहे हैं, तो उसमें जो है अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया की गवाही तक ली गई थी। तो दे आर, कह सकते हैं कि दे आर बाइज्ड, ठीक है, बाइज्ड भी वही होंगे क्योंकि सरकार के हैं, ठीक है, सरकार ही इनको लेके आई है, ठीक है, उन्हें अपना पक्ष रखना है। लेकिन पक्ष कैसे रखना है? कॉन्स्टिट्यूशनल सीमाओं में। कई बार सीमाएं टूटती भी हैं, वो एक अलग टॉपिक है, ठीक है। तो अच्छा, सीमाएं क्या क्या? पहली हमने बता दी कि सरकार के खिलाफ कोई सलाह या विश्लेषण नहीं कर सकता अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। सेकंड पॉइंट क्या है कि जिस मामले में उसे सरकार की तरफ से पेश होना है, उस मामले में वो कोई टिप्पणी नहीं कर सकता। जिस मामले में सरकार की तरफ से उसे पेश होना है, उस मामले में वो कोई टिप्पणी नहीं कर सकता, ठीक है। अच्छा, किसी आपराधिक मामले में अगर मान ली किसी व्यक्ति का बचाव कर रहा है, क्योंकि निजी प्रैक्टिस से निजी अगर किसी व्यक्ति का, ठीक है, वो मुकदमा लड़ रहा है, तो उसको भाई रोका नहीं जा सकता, क्योंकि ये है, नहीं रोका जा सकता उसको वेतन इसलिए ही नहीं मिलता कि भाई आप बाहर से भी कमा रहे हो, ठीक है, और हम अलाउंसेस तो दे रहे हैं, तो फिर कितना लोगे और सरकार से। तो लेकिन फिर भी आपराधिक मामलों में वो किसी भी निजी व्यक्ति का मुकदमा लड़ सकता है, लेकिन क्या वो पहले भारत सरकार की इस मामले में अनुमति लेगा, ठीक है। सेकंड पॉइंट, थर्ड पॉइंट था ये, ठीक है। चौथा पॉइंट क्या है इसके बारे में? बिना भारत सरकार की अनुमति के किसी भी कंपनी, ठीक है, किसी भी कंपनी या फिर संस्था में निदेशक का ग्रहण नहीं कर सकता है। याद रखना कि वह सरकारी श्रेणी में नहीं आता, ही इज़ नॉट ए गवर्नमेंट ऑफिशियल, ठीक है। बट इसलिए ही उसको क्या है कि निजी प्रैक्टिस से नहीं रोका जा सकता है, ठीक है। यानी इसके बाद में अगर हम देखें कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट, तो अगर आप आचार्य डॉक्टर दुर्गा दास बासु, इनका रेफरेंस अगर लें, ठीक है, तो यहाँ से सिर्फ दो और बातें निकलती हैं अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया के बारे में। क्या? कि वह भारत का जो महान्यायवादी है वो मंत्रिमंडल का सदस्य नहीं होता, और ये भी बात पहले भी हो चुकी है, मंत्रिमंडल का सदस्य नहीं होता तभी तो वोट नहीं डाल सकता वो, ठीक है, क्योंकि वो अपॉइंटेड होता है, इलेक्टेड तो होता नहीं है। लेकिन याद रखना कि इंग्लैंड में जो अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, अटॉर्नी जनरल होता है वहाँ का, ठीक है, इंग्लैंड का अटॉर्नी जनरल ऑफ इंग्लैंड, ठीक है, AGE मान लीजिए वहाँ का, तो वो मंत्रिमंडल का सदस्य होता है, केवल और केवल किसमें? इंग्लैंड में मंत्रिमंडल का सदस्य होता है। एक बात तो यहाँ से निकल के ये आती है अगर इनका रेफरेंस लें, और दूसरी है संसद के सदनों के विशेषाधिकार का मतलब क्या है कि भाई वहाँ भी ये अलाउंसेस खूब लूटेगा, ठीक है। संसद के सदनों के विशेषाधिकार प्राप्त हैं इनको, और इसकी चर्चा है 105 के 4 में, ठीक है, नहीं ABCD मान लीजिए आप, ठीक। तो अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया से अब हमारे पास कितने हो गए? 3 आर्टिकल हो गए।
पहला आर्टिकल कौन सा, आर्टिकल नंबर 76, जिसमें इसके पद का उल्लेख है कि भारत का एक महान्यायवादी होगा, वह भारत सरकार को लीगल मामलों में, ठीक है, एडवाइस देगा, ठीक है, उन कर्तव्यों का निर्वहन करेगा, ठीक है। तो ये आर्टिकल नंबर 76 में की गई है। 88 में क्या बात आती है, आर्टिकल 88 में, आर्टिकल 88 में ये बात आती है कि वह संसद के दोनों सदनों में, राज्यसभा में, लोकसभा में या जॉइंट सिटिंग में भी बैठ सकता है, बोल सकता है, चिल्ला सकता है, गला फाड़ सकता है, कपड़े फाड़ सकता है, ठीक है। अपितु वोट नहीं डालेगा, ठीक है, कुछ भी कर लो वोट नहीं डालेगा, ये आर्टिकल नंबर 88 कहता है। और 76 में इसका पद है। और एक और आर्टिकल हमने यहाँ पे जोड़ा 105 का 4, क्या वो कहता है कि संसद के सदनों के विशेषाधिकार इस बंदे को प्राप्त होते हैं। तो इन 3 आर्टिकल के अलावा और कोई आर्टिकल नहीं मिलेगा जो कि इससे रिलेटेड है। बाकी एक आर्टिकल और आप अगर जोड़ना चाहें इसमें तो आर्टिकल नंबर 143 है। आर्टिकल नंबर 143 क्या कहता है कि राष्ट्रपति के आदेशानुसार, राष्ट्रपति के आदेशानुसार, ठीक है, वह क्या करेगा, तुम्हारा सुप्रीम कोर्ट में सरकार का पक्ष रखेगा, ठीक है। चलिए इसको रफ कर देते हैं। तो इसका मतलब हो गया कि केंद्र सरकार को, यानी कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, उसको असिस्ट करने के लिए, ठीक है, उसको न्यायिक मामलों में उसको सलाह देने के लिए, उच्चतम न्यायालय में उसका पक्ष रखने के लिए भारत सरकार को एक वकील दिया जाएगा। इसके अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया कहेंगे, भारत का महान्यायवादी कहेंगे। अच्छा जी, तुमने केंद्र सरकार को तो दे दिया, लेकिन राज्य सरकार का क्या, क्यों? क्योंकि राज्य सरकार में कई बार ऐसा होता है कि केंद्र में सरकार अलग है, राज्य में अलग है। तो ऐसे तो एक ही आदमी वहाँ भी उनको सलाह दे रहा है और वहाँ भी उनको सलाह दे रहा है। बिल एनआरसी है, केंद्र सपोर्ट कर रही है, राज्य ये में मान ली विपक्ष है, ठीक है, दूसरी गवर्नमेंट है, तो वो क्या कर रही है, उसका मतलब उसको हटाना चाह रही है खिलाफ। तो एक ही आदमी 2 रोल कैसे खेल रहा है कि एक को सपोर्ट करता है, एक को कहता है कि हाँ मैं तुम्हारे साथ हूँ, और फिर दूसरी बार क्या है, दूसरी तरफ उनको सलाह देता है दूसरे आदमियों को, ठीक है, जो कि उसके विपक्ष में है। तो इसलिए जो तुम्हारा राज्य सरकार है उसके लिए एक वकील की व्यवस्था की गई, ठीक है, जो कि अब उसका पक्ष रखेगा, किसका, राज्य सरकार का। तो उसे हम कहेंगे एडवोकेट जनरल, उसे हम क्या कहेंगे, एडवोकेट जनरल ऑफ स्टेट। हिंदी में कहेंगे राज्य का महाधिवक्ता, राज्य का महाधिवक्ता, ठीक है। इसकी जो चर्चा है वो की गई है आर्टिकल नंबर 165 में। जब आर्टिकल ही बता दिया तो इसका मतलब कैसी पोस्ट हो गई, स्टेशनरी पोस्ट है, यानी कि वैधानिक पोस्ट है, संवैधानिक है, सीधी सी बात, संवैधानिक पोस्ट है ये क्या है, संवैधानिक पोस्ट है 165। तो पूरा का पूरा बिल्कुल कॉम्प्लीमेंट्री है अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया के, एडवोकेट जनरल ऑफ स्टेट, पूरा का पूरा कॉम्प्लीमेंट्री। जो चीज़ें वो सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए करेगा वही चीज़ें वो किसके लिए करेगा, स्टेट गवर्नमेंट के लिए करेगा, ठीक है। लेकिन उसके अधिकार क्षेत्र ये सारी की सारी चीज़ें बदल जाएंगी। तो आइए देखते हैं फिर कैसे बदलती हैं। इसको शॉर्ट में लिख लेते हैं भाई, इसको शॉर्ट में एडवोकेट जनरल ऑफ स्टेट, ठीक है, एडवोकेट जनरल ऑफ स्टेट। आर्टिकल 165। नियुक्ति कौन करेगा, नियुक्ति करेगा इसका राज्यपाल, क्योंकि भाई राज्य में कौन होता है, हेड, राज्य का हेड राज्यपाल है। और किसकी सलाह पर, सलाह रहेगी इस पर किसकी, मुख्यमंत्री की, मुख्यमंत्री की, ठीक है। तो नियुक्ति राज्यपाल करेगा, सलाह मुख्यमंत्री की रहेगी, ठीक है। दूसरा क्या है, पूर्णकालिक नहीं होंगे, ये भी पूर्णकालिक नहीं, यानी कि इनको कभी भी हटाया जा सकता है, किसकी सलाह पे, मुख्यमंत्री की सलाह पे। हटाएगा कौन, राज्यपाल हटाएगा। पूर्णकालिक नहीं होंगे, जब पूर्णकालिक नहीं होंगे तो किसके प्रसाद पर्यंत काम करेंगे, प्रसाद पर्यंत अभी काम करेंगे, किसके, राज्यपाल के, राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत करेंगे। यानी इसका मतलब ये है कि राज्यपाल उनको कभी भी हटा सकता है, जब भी मुख्यमंत्री उनको तुम्हारा राज्यपाल रहेगा भाई। ये राज्य सरकार का वफादार रहेगा,
बिल्कुल कर सकता है भाई, निजी प्रैक्टिस कर सकता है। और निजी प्रैक्टिस जब ये कर सकता है तो इसको वेतन दिया जाएगा, वही वाली बात आ गई फिर, वेतन नहीं मिलेगा, भत्ते मिलेंगे, यानी कि अलाउंसेस मिलेंगे, सिक्योरिटी और जो भी सारी चीज़ें हैं वो सारी चीज़ें मिलेंगी। अच्छा, अधिकार क्षेत्र बताइए इसका क्या रहेगा? सुप्रीम कोर्ट रहेगा ना, कम्प्लीमेंट्री है भाई। अरे सुप्रीम कोर्ट कहाँ होता है भाई राज्य में? इसका अधिकार क्षेत्र हाई कोर्ट रहेगा उस राज्य के, या उस राज्य का डिस्ट्रिक्ट कोर्ट रहेगा, ठीक है। और इसकी काबिलियत क्या होनी चाहिए बताइए? सीधी सी बात है कि इसकी भी क्या होगी? नियुक्ति होगी, अपॉइंटमेंट होगा, इलेक्टेड तो होगा नहीं है, ठीक है। बिल्कुल सेम है सारी की सारी चीज़ें, बस वहाँ पे केंद्र की जगह राज्य कर दीजिए, आर्टिकलों में बदलाव है और कोई बदलाव नहीं है, ठीक है। अधिकार क्षेत्र हाई कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट उस राज्य का। वेतन नहीं दिया जाएगा, भत्ते मिलेंगे। वेतन नहीं दिया जाएगा, भत्ते मिलेंगे, तो इसका मतलब क्या है कि निजी प्रैक्टिस करने से उसको क्या रोका जा रहा है? किसी आम आदमी का मुकदमा लड़ने से उसको रोका जा रहा है? नहीं रोका जा रहा उसको, ठीक है। वो आम आदमी का मुकदमा लड़ सकता है और बिल्कुल लड़ सकता है, ठीक है। तो इसलिए उसको वेतन नहीं दिया जाता, बल्कि सारे के सारे इसको भत्ते मिलते हैं, पर हियरिंग मिलते हैं, ठीक है। इसके बाद में अगला क्या है कि वह विधानमंडल में भाग लेगा अपितु वोट नहीं डालेगा, यानी कि विधानसभा है या विधान परिषद है या उनकी दोनों तुम्हारी सिटिंग हैं, ठीक है, उनमें भाग लेगा लेकिन वोट नहीं डालेगा। वोट नहीं डालेगा, क्यों नहीं डालेगा वोट? क्योंकि वो अपॉइंटेड है, उसकी नियुक्ति हुई है, उसे चुना नहीं गया, उससे मुख्यमंत्री की सलाह पे किसने नियुक्त किया है? राज्यपाल ने किया है। तो आप देख रहे हैं सारी की सारी चीज़ें सेम है। तो एडवोकेट जनरल का आर्टिकल नंबर 165। अच्छा, वो वाली बात कौन सी कि वह विधानमंडल में भाग लेगा, ठीक है, बोलेगा, चिल्लाएगा, गला फाड़ेगा, ठीक है, सरकार का पक्ष रखेगा, अपितु वोट नहीं डालेगा। इसकी जो चर्चा की गई है वो आर्टिकल नंबर 177 में की गई है कि विधानमंडल बिल्कुल सही बैठेगा, ठीक है, विधानमंडल में बैठेगा पर वोट नहीं डालेगा। इसकी चर्चा है आर्टिकल नंबर 177 में, ठीक है। इसके बाद में क्या है, एक और आर्टिकल इससे जोड़ लो, क्या? 194, उसका कम्प्लीमेंट्री, ठीक है। जैसे ये 165, अब यहाँ पे दोनों आप देख लीजिए। 165 क्या है? इसके पद की चर्चा है किसमें? हमारे संविधान में कि 165 आर्टिकल नंबर 165 ये कहता है कि राज्य सरकार का क्या होगा? एडवोकेट जनरल ऑफ स्टेट होगा। ऐसे ही अगर हम दोनों को कंपैरिजन करें, दोनों के एक बार थोड़ा समराइज कर लेते हैं दोनों के आर्टिकल को, तो यहाँ पे अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, ठीक है, और इधर आपका एडवोकेट जनरल। अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया के पद की जो उल्लेख है वो कौन सा आर्टिकल करता है? वो आर्टिकल नंबर 76 करता है, 76 करता है, ठीक है। और आर्टिकल नंबर 88 और इसके विशेषाधिकार जो कि संसद के सदस्यों को मिलते हैं, तो इसकी जो चर्चा की गई है वो किस में की गई है? यहीं पे 165 जो है ये किसका है? एडवोकेट जनरल ऑफ स्टेट का, कि इसका एक पद होगा। 177 क्या कहता है कि विधानमंडल में बैठेगा, बोलेगा, सरकार का पक्ष रखेगा, लेकिन वोट नहीं डाल सकता। 194 इसके विशेषाधिकार, ठीक है, जो भी विधानमंडल के सदस्यों को मिले हुए हैं, ठीक है। तो ये आ गया यहाँ पे। इसके अलावा और भी कुछ नहीं है, ठीक है, बिल्कुल अब कुछ नहीं बचता है इसमें, ठीक। सिंपल यही है, छोटा सा टॉपिक था। अब आप कोई भी कहीं से भी कैसा भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर उठा के देख लीजिए, ठीक है, जहाँ भी कोई भी क्वेश्चन मिलते हैं तो आप बिल्कुल उनको आराम से कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए फिर ख़त्म करते हैं आज का लेक्चर। थैंक यू।